प्रेसिपिटेशन या बारिश अगर नहीं हो तो पारों की आस में नहीं बल्कि पानी के प्यास में लोगों की ज़िंदगी जा सकती है। और अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाए तो पारो और हमारे प्रियजन टाइटैनिक मूवी की तरह डूबकर मर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। मैंने ह्यूमिडिटी वाले वीडियो में बताया था कि पानी वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट करती है, इवेपोरेट करके ऊपर जाती है और कंडेंस हो जाती है। कंडेंस करने के बाद यही पानी जो बादलों में होता है वो पृथ्वी की सतह की ओर गिरने लगती है। इसी प्रक्रिया को जिसमें पानी धरती के सतह की ओर गिरती है इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये चाहे पानी के फॉर्म में हो और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो ये बर्फ़ के फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। आइए अब जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन किस प्रकार के होते हैं। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इस रेनफॉल में हवा और वाटर वेपर कन्वेक्शनल करेंट की तरह हवा में ऊपर की ओर बढ़ती है। ऊपर जाने पे ये हवा और वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने के बाद यही वाटर वेपर धरती के सतह की ओर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमें दिखता है। आइए इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है मेरा लैंड और ये है पानी के सतह से सटा हुआ कोई भी वाटर का सोर्स जैसे कि सी या फिर लेक्स। अब जब सूरज की रोशनी से लैंड और वाटर गर्म हो जाते हैं तो पानी से वाटर इवेपोरेट हवा में कर जाते हैं। इस कारण लैंड और वाटर के कांटेक्ट में जो भी एयर पार्सल है उसमें वाटर वेपर का कंटेंट चला जाता है। और क्योंकि लैंड और पानी गर्म है इसके कारण ये जो हवा है ये भी गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है और एक्सपैंड करने के बाद ये एयर और वाटर वेपर हल्का हो जाता है और हल्का होने से ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। आइए समझते हैं कैसे। मैंने ह्यूमिडिटी वाले वीडियो में बताया था, ये मान लेते हैं मेरा एयर है और वाटर वेपर इवेपोरेट करने से एयर पार्सल में वाटर वेपर चला गया है और अभी ये 20 डिग्री पे है। जब सूरज की रोशनी से लैंड और वाटर बॉडी गर्म होता है तो एयर इसके कांटेक्ट में आने से ये भी गर्म होता है। तो जब ये एयर पार्सल 20 डिग्री से 30 डिग्री पर गर्म होगा तो ये एयर पार्सल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को गर्म करने से उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने से ये हवा और हवा के अंदर जो वाटर वेपर है ये हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण ये ऊपर की ओर उठने लगता है, जैसे कि बलून हल्का होने पे ऊपर की ओर उठने लगता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं। इस कारण अब जब ये एयर और वाटर वेपर इसके अंदर जो है वो ऊपर जाने पे ठंडा होता है तो ये एयर पार्सल जो है वो कंडेंस होने लगता है। इसी कारण यहाँ पे कंडेंस होके एयर का जो वॉल्यूम है वो घट जाता है। लेकिन वाटर वेपर यही होता है, ये और ऊपर जाता है, टेम्परेचर और घटता है और वाटर वेपर और एयर का वॉल्यूम बिल्कुल सेम हो जाता है। इसे हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। यही सैचुरेटेड एयर जब और ऊपर जाता है तो और ठंडा होता है। इस कारण हवा का वॉल्यूम और घट जाता है और यही वाटर वेपर हवा से बाहर निकलता है और ठंडा होने के कारण ये कंडेंस कर जाता है और कंडेंस करने के कारण ये बादल का निर्माण करता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं ये बादल का साइज बढ़ता चला जाता है और जब बादल और उसके अंदर जो पानी है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बादल हैवी हो जाते हैं और हैवी होने के बाद यही बादल हमें बारिश और या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में धरती के सतह पे ये गिरते हुए दिखते हैं, जो कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं। ये वही इमेज है जिसमें एयर धरती और लैंड के सरफेस से कांटेक्ट होकर गर्म होता है। गर्म होने पे ये ऊपर की ओर उठने लगता है। उसके कारण हवा में एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद जब ये उठता है तो ये कूलिंग होता है हवा में। कूलिंग होने के बाद यहाँ सैचुरेट हो जाता है हवा। सैचुरेट होने के बाद ये हवा कंडेंस होता है और ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाएगा आपको ध्यान देना है कि हवा का प्रेशर यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि जो भी हवा था वो ऊपर की ओर उठ गया तो हवा का दबाव यहाँ पे घट जाता है। दूसरा बात, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर मैंने बताया था घट जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी
बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने के बाद ही क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाए उसके ऊपर जब जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फिर जब भारी हो जाए तो प्रेसिपिटेशन का निर्माण होता है, और यही धरती पे नीचे की ओर गिरते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ में आ गया होगा। इसमें आपने एक चीज गौर किया होगा कि प्रेसिपिटेशन हमेशा हवा के ऊपर उठने से होता है, चाहे वो पृथ्वी के गर्म होने से हो, चाहे वो और किसी स्रोत से हो। और जब भी हवा ऊपर उठेगी तो एयर प्रेशर घट जाएगा उस रीजन का। इसीलिए अगर लो प्रेशर है तो बारिश होने की संभावना है, और अगर उस जगह पे हाई प्रेशर है तो बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इसका क्या एप्लीकेशन है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये ऐसे रेनफॉल हैं जिसमें विंड जो लैंड से परपेंडिकुलर चल रही है उसके रास्ते में बहुत बड़े पर्वत आ जाते हैं, जिसके कारण हवा ऊपर उठने पर मजबूर हो जाती है। और क्योंकि हवा ऊपर उठती है तो सेम प्रोसेस से ऊपर उठने पर उसका टेम्परेचर घटता है, और घटने से उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है, और बढ़ने के बाद जब 100% हो तो सैचुरेशन होता है। सैचुरेशन होने के बाद कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। सेम मैकेनिज्म लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए समझते हैं कैसे। ये हमारा हवा है जो कि पानी के सतह में कुछ वाटर वेपर को अपने साथ लेकर आता है, लेकिन ये विंड इस माउंटेन के चपेट में आने पर ये ऊपर उठने के लिए फोर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाने का कोई जगह नहीं है। जब ये ऊपर जाता है तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा। इसके कारण ये हवा और वाटर वेपर जो है इसमें कूलिंग होता है। कूलिंग होने के बाद जब ये और ऊपर जाएगा तो ये हवा और वाटर वेपर सैचुरेट कर जाएगा जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये कंडेंस कर जाएगा, और कंडेंस करने के बाद ये बादल का निर्माण करेगा, और ये इधर आपका प्रेसिपिटेशन करेगा। इस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, क्योंकि ये विंड के साइड में है। और इसमें गौर करिए कि क्योंकि हवा ऊपर की ओर उठ रहा है इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होता है। अब जब यही विंड विंडवर्ड साइड से इस साइड की ओर नीचे की ओर आती है तो इसका उल्टा प्रोसेस होता है। टेम्परेचर नीचे की ओर मैंने बताया कि बढ़ता है, और हवा भी नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए प्रेशर भी इसका बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, जिसके कारण जब ये हवा नीचे की ओर आएगी तो वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड करने लगेगा, और वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा हवा का तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाने के कारण कोई भी सैचुरेशन और कंडेंसेशन नहीं होगा। इसीलिए इस साइड, जिसे कि हम लीवर्ड साइड कहते हैं, यहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं होगा। तो आपने ये समझा कि विंडवर्ड साइड में रेनफॉल होता है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर भी ऊपर की ओर बढ़ने से घटता है। लेकिन लीवर्ड साइड में प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, इसका यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होता है, टेम्परेचर भी नीचे की ओर बढ़ने लगता है, और इधर कोई भी रेनफॉल नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अरेबियन सी से आता हुआ विंड्स जो वेस्टर्न घाट्स में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो मुंबई, मैंगलोर, केरला में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन लीवर्ड साइड में जैसे कि पुणे, उधर रेनफॉल बहुत कम होता है। तीसरा प्रकार है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये ऐसे रेनफॉल हैं जो साइक्लोन के बनने के क्रम में होते हैं। और साइक्लोनिक रेनफॉल दो तरीके के होते हैं, इसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं और इसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। और साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन के सेंटर में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होते हैं। हाई टेम्परेचर होने के कारण हवा जो है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण वो उठने लगता है। लेकिन क्योंकि ये पानी की सतह में होते हैं तो हवा चारों साइड से इनकी ओर आने लगता है। आने के क्रम में ये हवा रोटेट होने लगता है, और ये हवा यहाँ ना मिलके धरती के सतह से काफ़ी ऊपर मिलते हैं, जिस कारण हवा स्पाइरल दिशा में ऊपर की ओर जाकर मिलता है। और यही ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एयर जब ऊपर की ओर जाता है तो कन्वेक्शनल रेनफॉल की तरह जब यहाँ से हवा जाता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो ये ऐसे साइक्लोन है जिसमें वार्म एयर और कोल्ड एयर एक दूसरे की ओर आते हैं, और आने के बाद एक फ्रंट का निर्माण करते हैं। और इसी फ्रंट के अलोंग वार्म एयर जो है, क्योंकि ये हल्का है,
और कोल्ड एयर क्योंकि ये भारी है इसलिए कोल्ड एयर नीचे की ओर सिंक कर जाता है और वार्म एयर हल्का होने के कारण ये ऊपर इस फ्रंट के अलॉन्ग चला जाता है और ऊपर जाने से इसका टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटने के कारण सैचुरेशन होता है। सैचुरेशन के बाद भी अगर ऊपर जाए तो वो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद क्लाउड का निर्माण होता है और यहाँ पर रेनफॉल होता है। इसका मैकेनिज्म ओरोग्राफिक रेनफॉल के मैकेनिज्म के समान है, लेकिन इसमें वार्म एयर और कोल्ड एयर एक दूसरे के पास आते हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल में विंड पर्वत से अवरोध होता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये था 3 प्रकार के रेनफॉल। आइए अब देखते हैं कि रेनफॉल का पृथ्वी पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम लैटिट्यूड के टर्म्स में देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि लो प्रेशर जहाँ पे भी पाया जाता है वहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना होती है और जहाँ पे हाई प्रेशर है यानी कि हवा सिंक कर रहा है और वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। तो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में आप जानते हैं 0 डिग्री जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं जिसके कारण हवा जो है वो ऊपर की ओर उठती है और उठने के क्रम में यहाँ पे क्लाउड का निर्माण होता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। यही हवा जब इधर की ओर जाती है 30 डिग्री पे तो यहाँ पे ये इधर की ओर सिंक करने लगती है और इधर से भी इधर की ओर 30 डिग्री पे ये सिंक होने लगता है। इस कारण हाई प्रेशर का निर्माण होता है और हाई प्रेशर पे रेनफॉल नहीं होता है। इसीलिए ये एक ड्राई रीजन है जहाँ पे डेजर्ट का निर्माण होता है क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे भी डेजर्ट का निर्माण होता है। उसके बाद ये जब हेयर सिंक करती है तो अब ये इधर की ओर और इधर की ओर मूव करती है। तो ये हवा जब इधर की ओर जाती है तो ये वार्म एयर है और पोल से जो हवा इधर की ओर आ रही है ये कोल्ड एयर है। तो दोनों जब ये मिलते हैं तो वार्म और कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है जिस कारण ये वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है और टेम्परेट साइक्लोन वाला रेनफॉल ये प्रोवाइड करती है जिस कारण 60 डिग्री पे हमारा टेम्परेट साइक्लोन वाला रेनफॉल होता है। और पोलर रीजन में क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और हवा यहाँ पे सिंक करती है इसीलिए पोलर रीजन में वेरी लो रेनफॉल पाया जाता है। तो ये था मेरा लैटिट्यूड के टर्म्स में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इंडिया में वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे हमारा हिमालयाज है। तो हमारा जो मानसूनल रेनफॉल है यहाँ पे ओरोग्राफिक और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। अगर हम साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करें इंडिया में तो ये मेरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि यहाँ के कोस्टल रीजन को अफेक्ट करता है और यहाँ पे रेनफॉल होता है। और अगर हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल देखिए ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे भी रेनफॉल और यहाँ पे भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है क्योंकि ये 0 डिग्री पे पाए जाते हैं जहाँ पे एक्सेसिव लैंड हीट हो जाता है और इसके कारण हवा ऊपर की ओर मूव करती है। 30 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो आप देखें कि ये पूरा डेजर्ट रीजन है वर्ल्ड का क्योंकि यहाँ पे हवा सिंक कर रही है। यहाँ पे भी देखिए डेजर्ट है और इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डेजर्ट रीजन है। थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और इधर हमारा यूएसए में डेजर्ट है। अगर हम वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो हम ये देखते हैं कि कोस्टल रीजन में ज़्यादा रेनफॉल पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं जैसे कि साउथ चाइना सी में जो साइक्लोन्स बनते हैं वो यहाँ पे रेनफॉल देते हैं। यहाँ पे हरिकेन्स भी रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं। पोलर रीजन में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण रेनफॉल बहुत कम पाया जाता है। तो ये था मेरा प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रेसिपिटेशन वाटर साइकिल का एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिसका मतलब कि प्रेसिपिटेशन होता है तो पानी नदियों में पहाड़ों में आकर जमता है और यही पानी फिर इवेपोरेट करता है और फिर कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड बनाता है और यही प्रेसिपिटेशन फिर धरती पे पाया जाता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसी साइकिल के क्रम में हमारे सारे जीव जंतु, पेड़, पशु, इंसान की प्यास बुझती है और तो और इसी प्रेसिपिटेशन के कारण हमारे खेतों में पानी उपलब्ध होता है जिसके कारण हम कोई भी फसल को उपजा सकते हैं और अपने 140 करोड़ जनसंख्या का पेट भर सकते हैं। और तो और इस प्रेसिपिटेशन का हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा महत्व है कि हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ भी रोमांटिक सॉन्ग्स को इसी बारिश के इर्द गिर्द बनाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
लेकिन यही प्रेसिपिटेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ्लड्स का रूप ले लेता है, और अगर कम हो जाए तो ड्रॉट का रूप ले लेता है, और ये दोनों हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। और तो और अगर प्रेसिपिटेशन ठंडे इलाकों में हो तो वो प्रेसिपिटेशन पानी के फॉर्म में ना होकर बर्फ़ के फॉर्म में गिरता है, और यही प्रेसिपिटेशन जब बर्फीले एरियाज़ में पड़ता है तो ये रोड को, घरों को, अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं, जिसका हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। तो ये था मेरा प्रेसिपिटेशन पे डिस्कशन। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।